महासागर, हिंद महासागर, सारे महासागरों को समझेंगे। तो यहां मैंने देखिए यहीं पर टॉपिक मैंने जोड़ दिया अटलांटिक महासागरीय धारा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि किसी भी महासागर में जो जलधारा का रूप होता है बच्चे, ठीक है, वो क्या होता है, किसी भी जलधारा का जो रूप होता है वो चक्रीय रूप होता है। वो क्या होता है, चक्रीय रूप। भूलिएगा नहीं, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट है कि हमें महासागर में धारा पढ़ना है, तो जो धारा का प्रवाह होता है वो चक्रीय रूप में होता है। याद रखिएगा, चक्रीय रूप में क्या होता है, धारा का प्रवाह। पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ चक्रीय रूप कहने का मतलब क्या होता है बच्चे, समझिएगा कि यहाँ चक्रीय रूप कहने का मतलब क्या होता है। चक्रीय रूप कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर मान लीजिए इधर से कोई धारा गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, और ऐसे आकर ये फिर वापस मिल जाती है, इसी को हम चक्रीय रूप कहते हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि हर एक महासागर में धाराएं चलती हैं, हमें यह भी जानना है कि जितनी भी धाराएं चलती है जितने भी महासागरों में, सबका एक चक्रीय रूप होता है। बिना चक्रीय रूप में धाराएं नहीं फ्लो करती, नहीं बहती, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि धारा प्रवाह किस रूप में है, आप कहेंगे चक्रीय रूप में, चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो। तो जैसे मैंने सबसे पहले आपको अटलांटिक महासागरीय कहा, तो बच्चे एक बात सभी लोग याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर में जो धारा प्रवाह का जो चक्रीय रूप है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट एवं पूर्ण है, मतलब सबसे बढ़िया अगर कहा जाए तो वो कहाँ मिलेगा आपको, अटलांटिक महासागर में। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर में जो धारा प्रवाह का जो चक्रीय रूप है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट और सबसे ज्यादा पूर्ण है, यानी सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है, सबसे स्पष्ट है, स्थिर है, स्थायी है और एकदम अच्छे तरीके से एक चक्रीय रूप धारण करती है। इसलिए मैंने पहले बता दिया, कहीं हो सकता है प्रश्न आपसे यही पूछे कि बताओ अटलांटिक महासागर में स्पष्ट है, हिंद में है या प्रशांत में है, क्योंकि हम धारा तो पढ़ लेते हैं बट क्लियरिटी नहीं होती। तो पहले हम एकदम जीरो लेवल से बात करेंगे कि किसी भी महासागर में अगर आप जलधारा के प्रवाह को देखेंगे तो वो चक्रीय रूप होती है, गोल गोल घूमती है। पर अटलांटिक महासागर में जो धारा प्रवाह का चक्रीय रूप है वो सबसे ज्यादा स्पष्ट है, और स्पष्ट होने के क्या साथ साथ क्या है बच्चे, पूर्ण है। देखिए मैं यहाँ ये भी लिख देता हूं ताकि आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि सर्वाधिक स्पष्ट है और क्या है, पूर्ण है, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर में ये तो हमने सीखा, चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो हमने देख लिया कि हमें प्रवाह को चक्रीय रूप से देखना है और सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप कहाँ मिलता है, वो अटलांटिक महासागर में मिलता है। तो बच्चे जो अटलांटिक महासागर है अगर हम उस पर ध्यान से कवर करें तो अटलांटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में भी है और अटलांटिक महासागर तो दक्षिणी गोलार्ध में भी है, क्लियर है। तो जब अटलांटिक महासागर उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में है तो हम सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। हम कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, हमारी सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, ठीक है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर पढ़ने के बाद ही हम कहां चले जाएंगे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। तो पहले हम भाषा में चीजों को समझते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राफिंग भी बनाएंगे और ग्राफिंग बना बना के सारे धाराओं को लोकेट भी करेंगे। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा बच्चे कि जो ठंडी जलधारा है और गर्म जलधारा है, तो जितने भी गर्म जलधारा होंगी मैं उनको रेड पेन से मार्क कर दूंगा, क्लियर है कि जितने भी गर्म जलधारा होगी उसको क्या करूंगा, रेड पेन से अंडरलाइन करूंगा, और जिसको अंडरलाइन नहीं किया है वो ठंडी जलधारा होगी। इस बात को याद रखिएगा। और मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है कि गर्म जलधारा निचले अक्षांशों की ओर दिखती है और जो ठंडी जलधारा है वो कहाँ दिखती है, वो ऊंचे अक्षांशों की ओर। एक ये कॉन्सेप्ट तो अपने दिमाग में रखिए, अपने आप आपकी चीजें क्लियर होंगी, कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धारा की बात करता हूं, ठीक है। तो बच्चे याद रखना है कि उत्तरी अटलांटिक अगर महासागर की धारा की अगर बात की जाए तो पहले देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर किससे किससे घिरा है। तो बच्चे ये सब आपको पता है, मैं फिर भी लिख दूं ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हों। ये उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप, देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, यूरोप, फिर थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका का भी कुछ भाग आ जाता है, यानी उत्तर का भाग, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। और फिर इधर क्या है, इधर है अफ्रीका,
क्लियर है? तो चलिए पहले इस बात को याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और फिर क्या है अफ्रीका, इनसे क्या है बच्चे ये जो है घिरा हुआ है। अब इससे क्या हो गया कि घिरा हुआ है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम चीजों को स्पष्ट रूप से क्या कर लेंगे, हम चीजों को समझ लेंगे। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से ये एक तरह से कवर्ड है। तो हमारी जो धाराएं हैं वो इसी के बीच घूमती रहेंगी, और जब इसी के बीच घूमते रहेंगे तो फिर हमें किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे। चलिए हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये क्षेत्र तो देख लिया, ठीक। अच्छा, यहाँ जो दक्षिण अमेरिका आप समझ रहे हैं बच्चे, एक बात याद रखिएगा कि दक्षिण अमेरिका का नॉर्थ थोड़ा इससे मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें आपको लैटिन अमेरिका भी लिख दूं, क्योंकि लैटिन अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स जो हैं इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। तो बच्चे अब देखो यहां पर क्या होता है, अफ्रीका के तट से, कहां से बच्चे, अफ्रीका के पश्चिमी तट से, देख रहे हैं बच्चे, अफ्रीका के पश्चिमी तट से, यानी कि 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य, ठीक है, के मध्य उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, देख रहे हैं बच्चे, अफ्रीका के पश्चिमी तट से। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है 0 डिग्री पर सालों भर बारिश होती है, तो अगर 0 डिग्री पर सालों भर बारिश होगी, ठीक है, यहां मैं आपको एक ग्राफिंग भी बना दूं। देखिए ग्राफिंग हम अंत में करते हैं, पहले इस भाषा को कवर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अफ्रीका के पश्चिमी तट से 0 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच की बात कर रहा हूं। तो हम जानते हैं कि यह विषुवत रेखा का बेल्ट है, और विषुवत रेखा के क्षेत्र में तो सालों भर बारिश होती है। तो यहाँ इतना बारिश हो गया बच्चे, अब इस बारिश के कारण यहाँ पानी खूब अधिक हो गया, ठीक है। तो अब इसी बीच क्या होता है कि उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा पश्चिम की तरफ, जलधारा किस तरफ, पश्चिम की तरफ प्रवाहित, पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर पश्चिमी द्वीप समूह पहुंचती है। देखिए पहले इस बात को एकदम क्लियर रखिएगा बच्चे कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से 0 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के मध्य क्या है, उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा। देखिए मैंने लिख भी दिया गर्म जलधारा, और मैंने कहा था कि गर्म जलधारा को मैं रेड से अंडरलाइन कर दूंगा, ये चिन्ह होगी। तो उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा, पता चल गया बच्चे कि उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा कहां है, तो हम अफ्रीका के पश्चिमी तट से 0 से 20 डिग्री के बीच ये प्रवाहित होती है। क्लियर है? उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। पश्चिम की तरफ क्यों प्रवाहित होती है? मैंने आपको कहा था कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी तो मैंने यही तो कहा था कि जो जलधारा है वो किधर होगा, वो पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगेगा। तो देख सकते हैं कि उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा पश्चिमी की तरफ प्रवाहित होकर कहां पहुंचती है, पश्चिमी द्वीप समूह पहुंचती है। पश्चिमी द्वीप समूह बच्चे लैटिन अमेरिका में है, जिससे हम वेस्ट इंडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज कहते हैं। तो हमने देखा कि ये पश्चिमी द्वीप समूह पहुंचती है। अच्छा, जब ये पश्चिमी द्वीप समूह पहुंच जाती है बच्चे, तो ये पश्चिमी द्वीप समूह से टकराती है और 2 भागों में बंट जाती है। ठीक है, फिर देखिए बच्चे यहां पर आगे मैंने क्या लिखा कि टकराकर 2 भागों में बट जाती है। एकदम आसानी से समझते चलिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। 2 भागों में क्या हो जाती है, बट जाती है। यानी पश्चिमी द्वीप समूह से टकराई और टकराकर, देख रहे हैं बच्चे, टकराकर ये हमने देखा कि यहां टक्कर हुई और टकराकर ये क्या हो रही है, 2 भागों में बट जाती है। तो ये पश्चिमी द्वीप समूह से टकराकर ठीक है, टकराकर क्या हुआ, ये 2 भागों में बट गई। अब जब ये 2 भागों में बट जाती है बच्चे,
तो दो भागों में बंटने के बाद क्या होता है, तो एक जो भाग है वो क्या होता है, कैरिबियन सागर होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में चला जाता है। तो देखिए दो भागों में बटा, तो जो दो भागों में बटा तो इसका दक्षिणी भाग यानी जो दक्षिण की ओर है बच्चे, इसका दक्षिणी भाग कैरिबियन सागर होते हुए, कैरिबियन दक्षिणी भाग कैरिबियन सागर होते हुए, कैरिबियन सागर होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई, तो भूलना नहीं है बच्चे, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से 0 से 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा चल रही है, किधर, पश्चिम की ओर। तो जब ये पश्चिम की ओर चलती है तो ये पश्चिमी द्वीप समूह पहुंचती है बच्चे, पश्चिमी द्वीप समूह लैटिन अमेरिका ही कही जाती है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज पहुंचती है और ये पश्चिमी द्वीप समूह पहुंचने के बाद वहां से टकराकर दो भागों में बंट जाती है। तो दो भागों में बंटती है तो जो इसका दक्षिणी भाग है वो कैरिबियन सागर में चला जाता है और कैरिबियन सागर से होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। मैं ग्राफिंग बना के आपको सब दिखाऊंगा, अभी पहले भाषा को अच्छे से समझ लीजिएगा कि दक्षिणी भाग कैरिबियन सागर होते हुए कहां चली जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो जब ये मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है तो बच्चे यहां पर इसे ही कैरिबियन जलधारा और फ्लोरिडा जलधारा कहा जाता है, क्लियर है। तो यहां इसे क्रमशः, याद रखिएगा बच्चे, यहां इसे क्रमशः, देखिए क्रम मैंने लगा दिया, यहां इसे क्रमशः कैरिबियन जलधारा, यहां इसे क्रमशः कैरिबियन गर्म जलधारा एवं फ्लोरिडा गर्म जलधारा कहा जाता है। देखिए बच्चे एकदम पूरी बात समझ में आ गई, यानी कि कैरिबियन गर्म जलधारा और फ्लोरिडा गर्म जलधारा जो है वो इसी उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म जलधारा का ही भाग है, क्लियर है, जो कि पश्चिमी द्वीप समूह से टकराकर दो भागों में बटा था। तो कैरिबियन गर्म जलधारा और फिर क्या कहलाता है, फ्लोरिडा गर्म जलधारा कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये तो दक्षिणी भाग था, जो कैरिबियन सागर में गया तो हमने कैरिबियन जलधारा कह दिया और मैक्सिको की खाड़ी के तरफ चला गया तो हमने फिर फ्लोरिडा गर्म जलधारा भी कहा, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी में ही फ्लोरिडा भी मिलता है बच्चे, ठीक है। तो आप खुद भी एटलस देखिए, मैं भी ग्राफिंग करके दिखाऊंगा। तो फ्लोरिडा गर्म जलधारा क्या है, कहा जाता है। अब जो इसका उत्तरी भाग है वो बहामा सागर से कैप हैटरस तक चलता है, क्लियर है, याद रखेंगे बच्चे। उत्तरी भाग, अब यहां समझिए, उत्तरी भाग बहामा सागर, बहामा सागर। देखिए यहां आपको एक बात क्लियर हो गई कि बहामा सागर अटलांटिक महासागर में ही है और बहामा सागर के ही अटलांटिक महासागर में ही है। देखिए यहां पर ये क्लियर हो गया और ये अपना एक देश भी है बच्चे। तो उत्तरी भाग जो है बहामा सागर से, ठीक है, केप हैटरस तक, केप हैटरस तक सेंट एंटलिस, सेंट एंटलिस गर्म धारा के रूप में बहता है, के रूप में बहता है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, भूलेंगे नहीं कि अब यहां हमें सेंट एंटलिस गर्म धारा का भी पता चल गया। तो हमने देखा कि उत्तरी भाग जो है बच्चे वो बहामा सागर से होते हुए, ठीक है, बहामा सागर से होते हुए कैप हैटरस तक सेंट एंटिलिस, भूलिएगा नहीं, सेंट एंटिलिस गर्म जलधारा के नाम से पहुंचता है, ठीक है। यहीं पर दोनों धारा फिर क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है बच्चे, के रूप में बहता है। फिर याद रखेंगे यहां दोनों जलधारा फिर आपस में मिल जाते हैं, यहां दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो फिर हमने देख लिया कि यहां पर जो दोनों जलधारा हैं बच्चे फिर आपस में मिल गए
और देखिए जब दोनों जलधाराएं आपस में मिलेंगी तो फिर पानी तो बहुत इकट्ठा हो जाएगा, क्लियर सी बात है। अब जैसे दोनों जलधाराएं मिली, पानी खूब इकट्ठा हुआ, फिर जल तल ऊंचा हो गया। तो जैसे जल तल ऊंचा हुआ तो इसके ऊपरी अक्षांश में अगर हम देखेंगे ऊपर की तरफ, तो वहां तो जल तल नीचे हो गया। तो यहां जल तल ऊंचा और ऊंचे अक्षांश में जल तल क्या हो गया, नीचे हो गया। तो फिर बच्चे ऊंचे जलतल से नीचे जलतल की ओर तेजी से धारा बहने लगेगा, और इसी धारा को हम क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो फिर याद रखना है कि इसके बाद यह पछुआ पवन के प्रभाव में, ठीक है बच्चे, याद रखिएगा कि इसके बाद पछुआ पवन के प्रभाव में, क्योंकि पवन चलने लगती है बच्चे, इसके बाद पछुआ पवनों के प्रभाव में धारा तेजी से, पछुआ पवनों के प्रभाव में फिर ये धारा तेजी से क्या होती है बच्चे, बहती है। भूलना नहीं है कि इसके बाद क्या है, पछुआ पवन का इफेक्ट पड़ता है, और जैसे पछुआ पवन का इफेक्ट पड़ता है फिर ये धारा क्या होती है बच्चे, आगे तेजी से बढ़ने लगती है, लगभग न्यू फाउंडलैंड तक ये जाती है, और इसी को गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। पहले मैं मिटा दूं, यहां तक आप समझ चुके हैं पूरी बात? ठीक है, देखिए मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करके भी अच्छे से लिख सकें। जलधारा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, बेफिक्र रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके बाद अगर कुछ जलधाराएं हो जो इसमें छूटती हैं, मैं उसे नोट में लिखवा दूंगा, कुछ एक आध छोटी जलधाराएं भी होंगी ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तेजी से आगे बढ़ती है तो फिर याद रखेंगे बच्चे कि न्यू फाउंडलैंड तक, न्यू फाउंडलैंड तक गल्फ स्ट्रीम के रूप में, गल्फ स्ट्रीम के रूप में चलती है, गल्फ स्ट्रीम के रूप में चलती है। इस बात को नहीं भूलना है बच्चे कि न्यू फाउंडलैंड तक फिर किसके रूप में चलती है, गल्फ स्ट्रीम। और ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि जो गर्म जलधारा होगी मैं उसको रेड से अंडरलाइन करूंगा, ठंडी जलधारा को नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए तो यहां सभी बच्चे देखिए कि केप हैटरेस के बाद आपने देखा कि ये दोनों जलधाराएं आपस में मिलती है और फिर पछुआ पवन के इफेक्ट में आकर तेजी से आगे बढ़ती हैं, और यही गल्फ स्ट्रीम कहलाती है। और ये गल्फ स्ट्रीम कहां तक चली जाती है बच्चे, तो भूलेंगे नहीं कि ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये आपको पूरे न्यू फाउंडलैंड तक, ठीक है बच्चे, लगभग ये पहुंच जाती है गल्फ स्ट्रीम के रूप में। अच्छा, यहीं पर इससे क्या होता है, लैब्राडोर ठंडी जलधारा आकर मिलती है। भूलना नहीं है बच्चे कि यहां पर इससे लैब्राडोर ठंडी जलधारा आकर मिलती है, लैब्राडोर ठंडी जलधारा आकर मिलती है। देख सकते हैं बच्चे, अब ये ठंडी जलधारा है, देखिए मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, तो आपको पता चल गया कि लैब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही क्या होती है, बहती है। तो हमने देखा कि न्यू फाउंडलैंड तक तो ये गल्फ स्ट्रीम के रूप में चली, लेकिन यहीं पर जब वो पहुंचती है तो यहीं पर ठंडी जलधारा आ रही है, लैब्राडोर ठंडी जलधारा। और ये जो लैब्राडोर ठंडी जलधारा है बच्चे, ये आकर यहां पर मिलती है। अब जरा सोचिए, अच्छा हाँ, ये लैब्राडोर ठंडी जलधारा कहां बनती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो लैब्राडोर ठंडी जलधारा है ये बैफिन की खाड़ी में जनित होती है, बैफिन की खाड़ी में बनती है। इस बात को नहीं भूलिएगा बच्चे, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप नोट डाउन कीजिए कि लैब्राडोर ठंडी जो जलधारा देख रहे हैं, ठंडी जलधारा है, यानी ये ऊंचे अक्षांश में बनी होगी बर्फ वगैरह से, तो ये बैफिन की खाड़ी में जन्म लेती है, और बैफिन की खाड़ी में जन्म लेने के बाद ही ये नीचे की ओर आती है बच्चे, मतलब आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ करके ये क्या हो जाती है, आकर के मिल जाती है आपको गल्फ स्ट्रीम से। अब सोचिए कि जब गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर ठंडी जलधारा दोनों जब मिलेगी न्यू फाउंडलैंड के पास, तो फिर जल तल ऊंचा हो जाएगा, और जैसे जल तल ऊंचा हो जाएगा तो फिर ही आगे की ओर बढ़ने लगेगी। यही बात समझ में आई बच्चे? अब देखिए, जैसे ये आगे की ओर बढ़ती है तो क्या होता है कि हम इसे ही उत्तरी अटलांटिक अपवाह कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं बच्चे? उत्तरी अटलांटिक अपवाह। इस बात को नहीं भूलिएगा,
नॉर्थ अटलांटिक ये ड्रिफ्ट के रूप में बहती है। ठीक है, और बच्चे भूलिएगा कि नॉर्थ अटलांटिक जो क्या है वो है गर्म जलधारा है। ठीक है, चलिए मिलती है आगे। आगे यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहती है, के रूप में बहती है। एकदम पूरी बात आपको समझ में आ गई है, तो भूलिएगा नहीं बच्चे कि आगे यह कैसे बह रही है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, और ये भी क्या है, गर्म है। देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया गर्म को। तो हमने देखा कि अब आगे यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में क्या हो गई, बहने लगी। अच्छा बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जब ये आगे बहती है तो ये मध्य अटलांटिक कटक से टकराती है और कई भागों में बंट जाती है। ठीक है, फिर याद रखना है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में बहती है, यह मध्य अटलांटिक कटक से टकराकर, यह मध्य अटलांटिक कटक से टकराकर कई भागों में फिर बंट जाती है, कई भागों में। क्लियर हो चुका बच्चे? तो हमने देखा कि उत्तरी अटलांटिक जो प्रवाह है यह खुद गर्म के रूप में बह रही है और मध्य अटलांटिक कटक से टकराती है। अब टकराकर यह भी क्या होती है, कई भागों में बंट जाती है। तो हमें देखना है कि जो ये कई भागों में बंट रही है तो कौन कौन से भाग बन रहे हैं और ये किधर किधर जा रही है। तो देखिए यहां पर हमें एक दो इंपॉर्टेंट बातों को जानना है। देखिए मैं बोर्ड के साइड हो जाता हूं ताकि आप पूरी बात अच्छे से लिख सके बच्चे। चलिए अब अलग अलग भागों में बंट जाती है और हम इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे इसकी एक धारा आइसलैंड की ओर बहती है, उसको हम इजमिंगर गर्म जल धारा कहते हैं। याद रखना कई भागों में बंट जाती है, तो बंटने के बाद एक धारा आइसलैंड की ओर बहती है, आइसलैंड की ओर बहती है, इसे इजमिंगर, बच्चे भूलिएगा नहीं ये सब थोड़ा रेयर है, इसे इजमिंगर गर्म जलधारा कहते हैं, इसे इजमिंगर गर्म जलधारा कहते हैं। क्लियर हो चुका? तो हमने देखा कि एक धारा आइसलैंड की ओर बह रही है, इसे ही क्या कहा गया है, इजमिंगर गर्म जलधारा। तो हमने ये भी देख लिया कि चलो एक इजमिंगर गर्म जलधारा है जो आइसलैंड की ओर बहती है। क्लियर हो चुका यहां पर आपका? ठीक है, अब फिर क्या हुआ बच्चे कि एक इजमिंगर तो कहलाई, ओके, उसके बाद फिर यहीं पर बच्चे पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा भी पाई जाती है। ठीक है, भूलेंगे नहीं बच्चे। ठीक है, कि फिर हम कहेंगे कि ग्रीनलैंड के पास, यहीं पर बच्चे ग्रीनलैंड के पास पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा भी पाई जाती है, पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा भी पाई जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अटलांटिक महासागर का ही चक्र का हिस्सा है, ये मत सोचिएगा कि ये अलग है। तो हमने देख लिया कि ग्रीनलैंड के पास फिर हमने देखा कि पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा भी पाई जाती है। और याद रखिएगा बच्चे ये ठंडी जलधारा है, इसलिए मैंने देखिए अंडरलाइन नहीं किया है, मैंने लिख भी दिया है कि पूर्वी ग्रीनलैंड जो है ठंडी जलधारा पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर बच्चे याद रखना है कि एक धारा जो पूर्वी आपने देख लिया। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या कहा था कि ये कई भागों में बढ़ जाती है, तो एक धारा आइसलैंड की ओर बहती है जिसको हम इजमिंगर गर्म जलधारा कहते हैं। ठीक, उसी तरह बच्चे एक धारा जो है वो नॉर्वे की तरफ चली जाती है, नॉर्वेजियन सागर में की ओर बहती है। ठीक है, याद रखना है बच्चे। फिर एक धारा नॉर्वेजियन गर्म जलधारा के रूप में बहती है।
ठीक है, यहां पर क्लियर हो गया कि फिर एक जलधारा बच्चे, एक धारा किधर बह गई, नॉर्वेजियन सागर में चली गई और वो नॉर्वेजियन गर्म जलधारा के रूप में बह रही है। यानी बच्चे याद रखिएगा कि नॉर्वे सागर जो है बच्चे ध्रुवों के पास है, बहुत ऊंचे अक्षांश में है, लेकिन ये दक्षिण की ओर से ये धारा आई है। इसलिए जो नॉर्वेजियन सागर में जो धारा बह रही है वो नॉर्वेजियन गर्म जलधारा, उसे गलती से भी ठंडी जलधारा नहीं कहेंगे। क्लियर है? तो हमने देख लिया कि नॉर्वेजियन गर्म जलधारा के रूप में क्या है बच्चे, वो बह रही है। ओके, यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, अच्छा चलिए अब एक बात और याद रखना है बच्चे आपको कि अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी में क्या है, उच्च वायु दाब है। ठीक है, पहले मैं यहां से मिटा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए बच्चे, अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर, ठीक है, तट पर किनारी ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है। किनारी ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है जो दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। क्लियर है? यहां याद रखिएगा बच्चे कि अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर, ठीक है, किनारी ठंडी जलधारा का क्या होता है, आविर्भाव होता है, जन्म होता है, उत्पन्न होता है। और ये किनारी ठंडी जलधारा जो है बच्चे क्या हो जाता है, ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा में मिल जाती है, की ओर प्रवाहित होती है, तथा उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा में मिल जाती है, जिससे चक्रीय प्रवाह पूर्ण होता है। जिससे चक्रीय प्रवाह क्या हो जाता है बच्चे, पूर्ण हो जाता है। देख रहे हैं? तो अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम में किनारी ठंडी जलधारा चली, अब ये दक्षिण की ओर चल के आके उत्तरी विषुवत रेखा से मिल गई और चक्र क्या हो गया, पूरा हो गया। यानी जहां से चले थे फिर हम वहीं पर क्या हुए बच्चे, पहुंच गए। तो ये किनारी ठंडी जलधारा ही जो है दक्षिण की ओर आकर इस चक्र को क्या करती है बच्चे, अच्छे तरीके से पूरा कर देती है। और याद रखिएगा ये चक्रीय प्रतिरूप बहुत ही स्थिर है और इसके मध्य का जल जो है बच्चे, एक बात याद रखिएगा, चक्रीय प्रवाह पूर्ण हो गई, फिर याद रखिएगा कि ये जो चक्रीय प्रवाह है ये बहुत ही ज्यादा स्थिर है, बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चे, स्थिर है। और इसके मध्य का जल, थोड़ा इस बात को याद रखिएगा, इसके मध्य का जल शांत एवं स्थिर है। इसके मध्य का जल क्या है, शांत एवं स्थिर है। अधिक लवणता, अधिक वाष्पीकरण भी है बीच में बच्चे। क्लियर है? याद रखना है इस चक्रीय प्रवाह के जो मध्य का जल है वो शांत है और शांत होने के साथ साथ क्या है, स्थिर भी है। यहां पर बच्चे वाष्पीकरण भी अधिक है, अधिक लवणता भी है और खूब सारे शैवाल भी हैं। क्लियर है? वाष्पीकरण है और तरह तरह के यहाँ बच्चे क्या हैं, शैवाल हैं। और जो शैवाल है उसे सार्गेसम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्गेसम। ठीक है, शैवाल है यहाँ पर, सार्गेसम है। अतः इसे ही सार्गेसो सागर भी कहते हैं, भूलिएगा नहीं बच्चे। अतः इसे ही सार्गेसो सागर भी कहते हैं, सार्गेसो सागर भी कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो सार्गेसो सागर है, देख रहे हैं बच्चे, ये जो सार्गेसो सागर है ये उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसके बीच में
इस चक्र के बीच में है। इसका जल शांत स्थिर है, यहाँ लवणता अधिक है क्योंकि बच्चे वाष्पीकरण भी अधिक है, वाष्पीकरण अधिक है, लवणता अधिक है, और यहाँ एक शैवाल है, घास है।